हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम बात करते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग की। और कोडिंग डिकोडिंग काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है एग्जाम के लिए पढ़ने की, और क्या क्या इसकी वेटेज है एग्जाम से रिलेटेड। बाकी सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग नाम से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जी कुछ कोड वर्ड्स दिए होते हैं, हमें उसको डिकोड करना होता है। यानी कि आपको कुछ सर्टेन लैंग्वेज यूज करके कोई चीज बताया जाता है। सपोज मान लीजिए कि आपके सामने हम किसी चीज को, किसी नाम को किसी दूसरे कोड वर्ड में बोलेंगे और फिर हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, या फिर हम कोई लॉजिक लगा के करें, या फिर हम डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें। जैसे कि सपोज मान लीजिए कि हमारे सामने ये पेन है, ठीक है। हमने इस पेन को बोला कि जी हम इस पेन को क्या बोल सकते हैं, हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे कि हम इसको पेंसिल डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने इस पेन को पेंसिल बोला और वहां पे हमें किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। सपोज कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पर्सन है, हम 2 पर्सन के बीच में हमें ये पता है कि हमने इस पेन को पेंसिल बोला हुआ है, उस तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जबकि वो हमारे सामने होगा फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी सामने होते हुए भी, या फिर वो अगर इन्वॉल्व होगा फिर भी उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसको इस कोड वर्ड का मतलब नहीं पता होगा। तो जी जब भी हम कभी कोई तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं 2 पर्सन के बीच में, और किसी सर्टेन थिंग्स को या सर्टेन वस्तु को हम अगर उसको एक डिफाइन नाम दे देते हैं, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, कोड वर्ड्स हो जाता है, ताकि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का यूज क्या है, एग्जाम में क्यों पूछता है कोडिंग डिकोडिंग। कुछ और भी तो चैप्टर्स पूछे जा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग ही क्यों पूछा जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का यूज ये होता है कि जब भी कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी में बहुत सारी कैटेगरी होती है, एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, आईबी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में अपना अपना रूल होता है कोडिंग डिकोडिंग का। लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने में तो कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है, लेकिन पूछा क्यों जाता है। तो इस बारे में हम देखेंगे कि इसका रियल लाइफ में ये यूज होता है कि जब भी किसी हम मिशन पे जाते हैं या फिर हम कोई चीज यूज करते हैं, कोई कोड वर्ड यूज करते हैं कि किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है। जैसे स्पाई एजेंसी यूज करती है, कोई अगर आपको कोड वर्ड दे दिया जाता है तो उसको क्रैक करना पड़ता है कि क्या क्या ये चीजें हम लगा के इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है कि आप कितने अच्छे तरीके से और कितना इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को यूज करने के लिए पर्सनल लाइफ में हमें बेसिकली एक आइडिया देने के लिए कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ाया जाता है। एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स का टेस्ट लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसी में कि एग्जाम में इसका कितना वेटेज है, एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर हम बात करें एसएससी की, एसएससी की बात करें, जस्ट अ मिनट। चलिए एसएससी की हम बात करें, एसएससी में भी एमटीएस होता है, जीडी होता है, सीजीएल होता है, आईबी एक अलग से ले लीजिए। ये सारे एग्जाम होते हैं और इन सब में कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। एसएससी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीडी में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो है टॉपिक एसएससी सीजीएल की है, ठीक है। चाहे वो बात करें हम मेंस की या हम बात करें प्रीलिम्स की। तो यानी कि ये सारे ही टॉपिक, ये जो कोडिंग का टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा इसकी रिलेवेंसी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स पर्पज से भी और मेंस के पर्पज से भी, ठीक है।
सीजीएल हो गया, जीडी हो गया, जीडी में भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, एमटीएस में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इवन आईबी में भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सीजीएल में भी 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये सारा अलग अलग इसकी रिलेवेंसी है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इसको एग्जाम वाइज देखेंगे तो। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है और एग्जाम से भी इसकी जो इंपॉर्टेंसी है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, काफी काफी इसका अलग ही क्रेज होता है, एक अलग ही लेवल होता है इसका। 4 से 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है वो एक नंबर से मिस हो जाते हैं। तो ये तो 4 से 5 क्वेश्चन है और काफी इजी भी होता है ये टॉपिक। अगर आप इसको इसका कॉन्सेप्ट सही से समझ लेते हैं तो फिर आपके 4 से 5 क्वेश्चन काफी इजी तरीके से बन जाते हैं और आप वो 4 से 5 क्वेश्चन विद इन अ मिनट 2 मिनट्स आप इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप की, कि कोडिंग डिकोडिंग के टाइप कितने होते हैं। हम सारे टाइप को काफी डीपली पढ़ेंगे और सारे टॉपिक के अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है आपका लेटर कोडिंग, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जी इसमें जो वर्ड यूज होने वाला है, जो सेंटेंस यूज होने वाला है या जो फिर टॉपिक यूज होने वाला है वो है लेटर से रिलेटेड। लेटर्स आपको पता है कि लेटर्स ए टू जेड, इसको ही हम कंबाइन करके हम अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके लॉजिक्स को देखेंगे, उनके पैटर्न्स को देखेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के और इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को देखते हुए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेटर्स कोडिंग ये होता है कि उसमें लेटर्स को यूज किया जाता है, कुछ सर्टेन पैटर्न दिए होते हैं, कुछ लॉजिक्स लगाना होता है और देन उसको क्रैक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। हमारे पास लेटर कोडिंग के लिए समझने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है कि आपको लेटर्स आना चाहिए, जो कि हम नर्सरी के क्लास से ही पढ़ लेते हैं कि जी लेटर्स क्या होते हैं। ए से लेके जेड तक के लेटर्स होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, उसके पोजीशंस देख लेते हैं, उसका अपोजिट लेटर्स देख लेते हैं। ये सारी चीजें हमें विद इन सेकेंड माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आप ये इसके प्लेस को, इसके अपोजिट लेटर्स को जितना ज्यादा आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी उतनी ही जल्दी, उतनी ही आसानी से आप क्वेश्चंस काफी कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। ए से जेड तक के तो ऑलमोस्ट सबको लेटर्स आते हैं, लेकिन उसके अपोजिट वर्ड्स, उसके प्लेस वैल्यू, इन चीज को जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी जल्दी तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, माइंड में ला सकते हैं कि जी ए का जेड हो जाता है, अपोजिट लेटर एल का ओ हो जाता है। तो ऐसे करके अगर वो चीजें सोचने की जरूरत ना पड़े, देखते के साथ ही माइंड में आ जाए कि जी एल का तो होता है। तो ये सारी चीजें अगर सोचना ना पड़े तो आपको क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए से लेके जेड तक ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं, इनका ये जो हमने ये यूज किया है ना, ये सिंक्रोनाइज वे में यूज किया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और देन फिर एम के नीचे ही एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो सिंक्रोनाइज वे हमने लिखा हुआ है, ये लिखने का जो तरीका इसलिए इसी वे में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अपोजिट लेटर्स। यहाँ पे क्या दिया है, अपोजिट लेटर्स दिया हुआ है, ठीक है। अपोजिट लेटर्स दिया हुआ है, यानी कि ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी होता है, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपका अपोजिट लेटर्स। दूसरा जो है प्लेस वैल्यू। सपोज हम प्लेस वैल्यू की क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ए है तो इसका नंबरिंग क्या है 1, बी का नंबरिंग 2, सी का नंबरिंग 3, देन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ठीक है। चलिए तो ये है आपका ए से जेड तक आपकी नंबरिंग है, ठीक है। अब इस नंबरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ए है, बी है, देन सी है, डी है और ये ऐसे करके वाई एंड जेड। तो हमें नंबरिंग की जरूरत क्यों पड़े,
नंबरिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर उसको सॉल्व हम करते हैं, तो उसमें जो पैटर्न होता है, जो लॉजिक होता है, उसको क्रैक करने के लिए इसकी नंबरिंग की जरूरत पड़ती है, इसके प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, इसके अपोजिट लेटर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक और पैटर्न्स में कुछ भी लगा सकते हैं, क्वेश्चंस किसी भी लॉजिक को लगा के, किसी भी पैटर्न को लगा के बनाया जा सकता है। तो जब तक आपके माइंड में ये सारी चीजें, बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट नहीं होती है, आप उसको क्रैक इजीली नहीं कर पाते। सपोज आपके पास कोई चीज दिया हुआ है, आपके पास HIJ लिखा हुआ है और इसी के बिहाफ पे आपको एक कोड वर्ड्स दे दिया गया है, तो अगर आपको नंबरिंग पता रहेगा, उसकी प्लेस वैल्यू पता रहेगी, उसका अपोजिट लेटर्स पता रहेगा, तो आप एक सोचने का आपको तरीका मिल जाएगा, एक आपको बेस मिल जाएगा कि ये चीजें, ये लॉजिक इस क्वेश्चंस में लगाया जा सकता है, इस पैटर्न को क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका अपोजिट लेटर्स, लेटर्स और इसके प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि लेटर्स को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी एक मिड वैल्यू को याद कर लेते हैं, जैसे सपोज ई को याद कर लेते हैं कि ई के आसपास की चीजें, ई अगर याद कर लिया उन्होंने तो FGH को उसके पास का पता चल जाएगा, तो उससे वहां की लेटर्स याद हो जाते हैं उनको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब पास पास की चीजें याद कर लेते हैं। ठीक है, तो एक जो बेसिक तरीका होता है, अगर हम इसको 5, 10, 15, 20 और 25 इनके लेटर्स को याद कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे हो जाएगा J, T और ये Y। ठीक है, अब इसके नियर बाय हम लेटर्स को याद कर सकते हैं, इसके नियर बाय लेटर्स को याद कर सकते हैं, इसके नियर बाय लेटर्स को याद कर सकते हैं, देन इसके और इसके। तो एक इजोटी आप अगर वर्ड याद कर लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट A से लेके Z तक के लेटर्स पता चल जाएगा और इसके प्लेस वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं कि लेटर्स कोडिंग में भी आपके दो तरीके की कोडिंग्स होती है। एक होता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग साफ साफ दिख रहा है कि जी इसमें जो पैटर्न होगा या इसमें जो लॉजिक यूज किया जाएगा, बेसिकली वो डायरेक्ट होगा। कुछ इसमें अलग से पैटर्न क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई इसमें इनडायरेक्ट लॉजिक नहीं होगा। जो चीजें होंगी वो डायरेक्ट होंगी, बिल्कुल विजिबल होंगी, हमें दिखती होंगी कि ये चीजें साफ साफ दिख रही है कि ये सेम जो चीजें हैं पैटर्न यूज किया गया है, इसमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज नहीं किया गया है। जो इसका मेथड होगा, जो इसका जो पैटर्न होगा, बिल्कुल डायरेक्टली हमें विजिबल होगा। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस को पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, देन क्वेश्चंस के हम माध्यम से हम ये सारे पैटर्न को, ये सारे टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज पेरेंट इज रिटन as BDFGJK and children is written as MOHQUFGJ, then how is reprint written in that code? ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में बात करें तो अगर किसी पैरेंट लैंग्वेज को इस कोड वर्ड में लिखा गया है और चिल्ड्रन को इस कोड वर्ड में लिखा गया है, तो देन रीप्रिंट को हम सेम उसी कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जी रीप्रिंट को पहले तो हमें कोड वर्ड में लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, पैटर्न देखने के लिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, साइड में नोट कर लिया, PARENT, पैटर्न, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट को लिखा गया है BDFGJ&K, देन यहां पे लिखा गया है चिल्ड्रन, यहां पे लिखा गया है चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन को लिखा गया है MOXQUFG&J। ठीक है, तो ये है हमारे वर्ड्स और इनके कोड वर्ड। ठीक है, अब इसी जो पैटर्न यहां चल रहा होगा, जो लॉजिक यहां फॉलो होगा, वही सेम लॉजिक हम लगाएंगे रीप्रिंट में। ठीक है, ये है हमारे पास रीप्रिंट। पहले तो देखेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हमें यहां से लग रहा है, देखिए अब यहां पे हम पहले देखते हैं कि आर है। ठीक है, आर, और इसमें भी आर है। आर के लिए एफ,
यूज किया गया है, आर के लिए एफ यूज किया गया है। सेकंड देखेंगे ई के लिए जी यूज किया गया है और यहाँ पे भी ई के लिए जी यूज किया गया है। अब इससे तो हमें समझ आ गया कि जो पैटर्न है वो डायरेक्ट लेटर कोडिंग का है, यानी कि सेम लेटर कोडिंग्स दोनों में यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी हम वही सेम चीज करेंगे। आर के लिए जो कोड वर्ड हमारे पास यूज किया गया है दैट इज एफ, ठीक है। ई के लिए जो यूज किया गया है दैट इज जी। अब पी का देखेंगे तो पी जो है, पी के लिए यहाँ पे बी यूज किया गया है, तो पी के लिए हम क्या करेंगे बी। आर के लिए अगेन एफ करेंगे। आई के लिए देखेंगे तो आई के लिए एक्स की यूज किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स। एन के लिए देखेंगे तो एन जो है, एन के लिए यहाँ पे जे वर्ड यूज किया गया है एंड देन टी के लिए किया गया है के, ठीक है। तो ये है हमारा इसका कोड वर्ड रीप्रिंट का। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये जो हमने कोड वर्ड फाइंड किया है ऑप्शंस में दिया है या नहीं। देखिए ऑप्शंस की बात करें तो एसएससी के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और अगर हम बैंक की बात करें तो उसमें 5 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में एक आंसर जरूर मिलेगा। अगर वो आंसर नहीं होता है तो आपको एक ऑप्शन ये भी होता है नन ऑफ दीज का, ठीक है, नन ऑफ दीज का होता है। तो अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, नन ऑफ दीज, और आंसर मिलता है तो फिर तो वेल एंड गुड। तो हमारे पास जो ऑप्शन है देखेंगे, मैच करेंगे क्या ये ऑप्शन सेम ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो एफ जी बी एफ एक्स जे के, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है ई ए आर टी एच, अर्थ, अर्थ को लिखा गया है क्यू पी एम जेड एस। सेम एच ई ए आर टी, हार्ट को क्या लिखेंगे, ठीक है, हार्ट को क्या लिखेंगे। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कि अर्थ है, इसमें कोई लॉजिक हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जब लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, सेम जो जो वर्ड इसके लिए लेटर्स यूज किया गया है हम सेम, क्योंकि ये डायरेक्ट कोड लेटर कोडिंग है तो हम सेम चीज उसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। सपोज एच के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज किया गया दैट इज एस। ई के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है क्यू। ए के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है पी। आर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है एम, और टी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज जेड। कितना इजी है ना। अगर मान लीजिए सपोज हमें ये चीज लॉजिक नहीं पता होगा कि डायरेक्ट भी हो सकता है, तो हम इसमें लॉजिक लगाएंगे कि ये कितने प्लेस के बाद है, देन ये कितने प्लेस के बाद है, और फिर हमें सेम लॉजिक यहाँ लगाने के बाद आंसर नहीं मिला, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि लॉजिक बहुत सारे बन रहे होते हैं लेकिन हमें करेक्ट लॉजिक फाइंड करना होता है जो कि हमें ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग हमने जो कोड वर्ड फाइंड किया है क्या हमें ऑप्शंस में ये मिल रहा है या नहीं। एस क्यू पी एम जेड, एस क्यू पी एम जेड। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी में हमें सेम ये कोड वर्ड मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में आप समझ आ गया आप लोग को मेथड कि डायरेक्ट में क्या है कि आपको चीजें विजिबल होंगी, डायरेक्ट दिखेंगी आपको, कोई अलग से पैटर्न कोई अलग से लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होगी, उसी के कोड को डिफाइन कर दिया गया होगा, एक डेफिनेट कोड दे दिया गया होगा और सेम चीज आपको क्या करना होगा, दूसरे जो आपको फाइंड करना होगा उसमें एप्लीकेबल करना होगा, ठीक है। आप उसको अप्लाई कर देंगे देन आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि जी जो पैटर्न होगा ना वो इनडायरेक्ट होगा, कुछ भी आ सकता है पैटर्न, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट ही होगा, वो इनडायरेक्ट होगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा, चाहे वो एडिशन उसमें अप्लाई कर दे या सब्सट्रैक्शन अप्लाई कर दे, मल्टीप्लीकेशन कर दे, डिवाइडेशन कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, प्लेस वैल्यू को माइनस कर दे, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। यानी कि इनडायरेक्ट लेटर्स में आपको कोई भी पैटर्न अप्लाई कर देगा और आपको उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे एंड देन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना तो लॉजिक अपने आप ही क्लियर होती जाएंगे कि ये भी लॉजिक बन सकता है, देन ये भी लॉजिक बन सकता है, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन है हमारे पास कि मद्रास को कोड किया गया है, सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा गया है NDESTSBT, ठीक है। मद्रास, मद्रास को क्या लिखा गया है? NBESBT। अब हमें क्या लिखना है? लखनऊ को, ठीक है। लखनऊ को सेम पैटर्न से फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका कोड वर्ड। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कोड वर्ड क्या दिया हुआ है, क्या पैटर्न लगाया गया है। तो हमें इसमें तो साफ साफ विजुअलाइज हो रहा है कि एक प्लेस वैल्यू ऐड हो रहा है, यानी एम में अगर एक ऐड करेंगे तो एन, ए में एक ऐड करेंगे तो अगला बी, देन डी के बाद ई, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर है, ठीक है। तो सेम हम पैटर्न इसमें भी लगा देंगे, बिल्कुल इजी पैटर्न है, लेकिन हमें इजी से हार्ड तक जाना है, ठीक है, इजी टू टफ करना है। तो इसलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक देखेंगे कि एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि जीडी जैसे एग्जाम्स में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चंस के भी लेवल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में लेवल कुछ और होगा, मेंस में लेवल कुछ और होगा, तो इसके लिए आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का नॉलेज होना चाहिए। ओके, चलिए। तो एल के बाद हम देखेंगे अगला लेटर्स एम होगा, यू के बाद बी, देन सी, एल, ओ, पी, एक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं एम वी डी एल ओ पी एक्स, हमें पहला ही ऑप्शन दिख गया। अब देखिए इसमें क्या है, आंसर भी है और नन ऑफ दीज है। तो जब हमें आंसर मिल जाएगा तो हम नन ऑफ दीज क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो जब भी आंसर हो, नन ऑफ दीज हो ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज को प्रेफर नहीं करना है। नन ऑफ दीज को हम तभी प्रेफर करेंगे जब हमें आंसर फाइंड नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड में जो है पॉपुलर है, पॉपुलर, पॉपुलर को लिखा गया है 7 6 7 3 3 1 एंड 9। सेम इसी पैटर्न में मिल्टन को हम क्या लिख सकते हैं? ओके, सेम इसी पैटर्न में मिल्टन को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखिए पहले तो हम पैटर्न फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड दिया गया है कि पॉपुलर है, उसके लिए नंबर वर्ड में कुछ कोड वर्ड दिए गए हैं। अब पहले हम इसे नंबर को देख के ऐसा लग रहा है कि जी लेटर्स अपोजिट जा रहा है, या फिर प्लेस वैल्यू हो रहा है, प्लेस वैल्यू का साथ में एडिशन हो रहा है, या फिर उसको सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ सोच सकते हैं। तो पहले से इसको देख के हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेस वैल्यू यहाँ पे P की हो जाएगी 16, O की हो जाएगी 15, P की हो जाएगी 16, देन U की हो जाएगी 21, L की हो जाएगी 12, E की हो जाएगी 1 और R की हो जाएगी 18, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लेस वैल्यू। अब हमें प्लेस वैल्यू लिखते के साथ ही हमें लॉजिक पता चल गया कि जी प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। यानी कि प्लेस वैल्यू को अगर हम आपस में ऐड करते हैं, 6 और 1 7, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 and 1 3, 1 and 2 3, 1 का 1 ही एज इट इज, एंड 1 8 and 1 9, ठीक है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले फाइंड करेंगे इनका प्लेस वैल्यू। m का प्लेस वैल्यू 13, i का 9, l का 12, t का 20, o का 15 और n का 14, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 4, देन 9 3 2 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 ही होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। चलिए देखते हैं, है यहाँ पे 4 9 3 2 6 5, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, पैटर्न समझ में आ गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड हम 3-4 और पैटर्न देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। इसमें क्या है? एडिशन है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा हो सकता है मल्टीप्लाई, और फिर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे 6 और 1, मान लीजिए यहाँ पे 2 और 6 हो जाता, ठीक है। 2 और 6 हो जाता और यहाँ पे Z हो जाता, Z
26 हो जाता, और 2 को 6 से डिवाइड, यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 के जगह पे हम C कर देंगे। तो ये भी एक रूल बन सकता है डिवाइड का। मल्टीप्लाई मान लीजिए कर देंगे तो 6 2 जा 18, अब सॉरी 6 2 जा 12, अब 12 होगा तो 12 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, L। तो ये भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शंस में देखेंगे कि अगर 6 में से यहाँ 2 को हटाते हैं, 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4, और 4 के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा D। तो ये सारी चीजें, ये पैटर्न बन सकता है, ये लॉजिक हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है और क्या क्या पैटर्न हो सकता है। तो ये है हमारे पास वर्ड स्क्रीन, और स्क्रीन के लिए जो कोड वर्ड मिला है वो है ऑफ, OFFSDT। सेकेंड जो वर्ड है दैट इज लैपटॉप। अब हमें लैपटॉप के लिए फाइंड करना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो स्क्रीन है, देखेंगे कि क्या इसमें लॉजिक, क्या पैटर्न यूज किया गया है। तो हमें ये पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि जी 1 तो ऐड हो रहा है, ठीक है। पहले देखते हैं STUB, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। C के बाद DEFRF, नहीं कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए कि क्या क्रॉस क्रॉस चल रहा है, तो क्रॉस देखेंगे यहाँ पे STCDRSEFEFNO, ठीक है। सब में एक ऐड हो रहा है, इमीडिएट नेक्स्ट हो रहा है, लेकिन डायगोनल चल रहा है, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। P है यहाँ पे तो Q, O है P, T U, P Q A B L M, ठीक है। सही जा रहा है। ये है हमारे पास लॉजिक, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखेंगे कि QPU QBM, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक ये पैटर्न हो सकता है। डायगोनल जा सकते हैं, डायगोनल में 1 एडिशन हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस में भी जा सकते हैं, रिवर्स लेटर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पैटर्न हम क्वेश्चन में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्टेन कोड जो दिया है मॉक जो है, इसके लिए जो कोड वर्ड लिखा गया है दैट इज NQFO। दूसरा जो है ओ नाइक के लिए जो वर्ड यूज किया गया है नाइक के लिए यूज किया गया है OKNI, ठीक है। ये वर्ड यूज किया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। M से अगर N की तरफ जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि जी हम एक लेटर आगे जा रहे हैं, ठीक है। N से O से देखेंगे तो हम यहाँ पे 2 लेटर आगे जा रहे हैं। C से देखेंगे DEF 3 लेटर आगे जा रहे हैं, और K से देखेंगे तो हम 4 लेटर आगे जा रहे हैं, ठीक है। सेम इसमें भी देख लेते हैं। N से हम 1 लेटर आगे जा रहे हैं, I से हम 2 लेटर आगे जा रहे हैं, यहाँ पे हम 3 लेटर आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे 4 लेटर आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी एक एक लेटर बढ़ता जा रहा है, 1 देन 2 देन 3 देन 4, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लेटर इंक्रीज हो रहा है। सेम ये भी पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो जब दोनों में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो जो हमारे पास वर्ड दिया गया है इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE, ठीक है। इन्वेस्टिगेट दिया गया है, सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। लेटर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए आई से हम यहाँ पे 1 लेटर बढ़ाएंगे, देन 2 लेटर बढ़ाएंगे, देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 7 8 9 10 एंड 11, ओके। चलिए आई से जाएंगे तो J, N से 2 लेटर जाएंगे तो P, ऑप्शन में भी चेक करते जाएंगे। अब देखिए J और P एलिमिनेट भी सीखना है हमें। अगर मान लीजिए कि अब J और P हमें पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो हम पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी तीनों में J एंड P दिख रहा है तो अब इसको तो चेक करने की जरूरत पड़ेगी हमें। अब V से हम 3
नंबर से आगे जाते हैं तो V के बाद WXY, हमारे पास जो लेटर आएगा क्या होगा, दैट इज Y। अभी हम तीनों में देखेंगे कि तीनों में तीसरे प्लेस पे Y है, तो अभी तीनों ही सही चल रहा है। E के बाद 4 लेटर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E के बाद FGHI, ठीक है, Y के बाद I। अब देखिए ये Y के बाद X है, सेकंड एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। ओके, चलिए S के बाद 5 लेटर के बाद देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा X, अभी दोनों में चल रहा है। T के बाद 6 लेटर देखेंगे तो T के बाद UVWXYZ, X के बाद Z, अभी दोनों में चल रहा है। I के बाद 7 लेटर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका JKLMNP, ठीक है, P भी चल रहा है। ओके, अब यहाँ G से हम 8 लेटर चलेंगे तो HIJKLMN O आया, P के बाद O। अब देखिए ये वाला क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि P के बाद हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे J मिल गया है। ठीक है, तो यानी आंसर तो यही होगा। फिर भी पैटर्न चेक कर लेते हैं। A से 9 लेटर जाएंगे तो J, T के बाद आएगा आपका D, एंड देन E के बाद अगर हम 11 लेटर पे देखेंगे तो वो हो जाएगा P। ओके, तो ये है आपका करेक्ट कोड वर्ड, JPYX IXZPOJDP, ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ड को लिखा गया है, वर्ड्स को लिखा गया है EFID एंड J। स्टेट को लिखा गया है, स्टेट को लिखा गया है JBAB एंड देन E, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे सर्च। सर्च को क्या लिख सकते हैं, सर्च को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए पहले तो देखेंगे यहाँ पे कि क्या कॉमन लेटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। ठीक है, तो देखिए अब कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, तो क्या क्या पैटर्न हो सकता है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो W का प्लेस वैल्यू क्या है 23, O का 15, R का 18, D का 4 और S का 19। ठीक है, सेम S का 19, T का 20, A का 1, P का 20, E का 5। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या चल रहा है, एडिशन चल रहा है। अब एडिशन के बाद जो उस प्लेस पे, उस लेटर पे, उस प्लेस वैल्यू पे जो लेटर होगा वो लिखा गया है। यानी कि हम इसको आपस में अगर ऐड करते हैं 2 and 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 पे जो लेटर होगा जिसकी प्लेस वैल्यू होगी दैट इज E। ठीक है, तो यहाँ पे वो हम लेटर लिखेंगे। तो यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड करके जो उस पोजीशन पे, जो उस प्लेस वैल्यू पे लेटर होगा वो हम क्या करेंगे, कोड वर्ड, एज अ कोड वर्ड लिख रहे हैं। पैटर्न समझ में आ गया आपको कि पहले क्या करना है, इस वर्ड का हमें अगर कुछ पैटर्न, हम जितना पैटर्न लगा सकते हैं लगाएंगे। पहले देखेंगे कि कहीं क्रॉस तो नहीं चल रहा है, डायगोनल तो नहीं चल रहा है, डायगोनल में एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो नहीं चल रहा है, देन प्लेस वैल्यू देख लेंगे। तो कुछ ना कुछ हमें लॉजिक देखते के साथ ही समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये देखते के साथ कब चीजें समझ में आएंगी, जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब भी आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें आपको विजुअलाइज होने लगती हैं, आप देखते के साथ ही क्या उसको क्रैक कर देते हैं कि जी इस ये है तो ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सर्च है हमारे पास, सर्च में भी सेम यही लॉजिक लगाएंगे, सेम यही पैटर्न लगाएंगे। तो एस है, एस को हम यहाँ पे एस का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 19, एस का प्लेस वैल्यू 19, ई का 5, ई का 1, आर का 18, सी का 3 और एच का 8। ठीक है, चलिए अब 19 है, 1 एंड 9 10, 10 पे क्या हो जाएगा जे, ई 5 है तो 5 का तो 5 ही रहेगा, यानी ई रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा, आर 8 एंड 1 9, और 9 पे क्या हो जाएगा आई, सी एज इट इज, 8 एज इट इज। समझ आ गया,
इसको हमने एज इट इज क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा वर्ड नहीं है ऐड करने के लिए। वन को ऐड करेंगे तो वन ही आएगा, कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, और जब कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो हमें तो उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो वो क्या है, वो क्या होगा, एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, JEAICH, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, JEAICH। चलिए, सेकंड मिक्स कोडिंग है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बाकी ये जो 8 वर्ड्स हैं, 8 हमने क्वेश्चंस जो कराए हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोडिंग का है, काफी अच्छा है। अगर ये दो पैटर्न आपने सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन है ना वो इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग से आते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट में वो चीजें कब आपका परफेक्ट होगा, जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी मिक्स कोडिंग हम देखेंगे, देन आगे और भी सारे कोडिंग के पैटर्न है, कोडिंग का टाइप है, वो सारे हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो बस इसको वापस से रिवाइज करिए, इसको देखिए जितना हो सके, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाय बाय।